बहुत शुक्रिया आपका एरम। इस वक्त अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि इस वक्त बड़ा कियोस है, पॉलराइजेशन है हर तरफ। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ खबरें आ जाती हैं। जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सियासत ज़दा माहौल बना हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर आती हैं। अब कल एक सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए हैं जिसमें मोहसिन बेग साहब की तरफ से किया गया, एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने बताया कि एक बड़े बिजनेस टाइकॉन है, उनके थ्रू आसिफ अली जरदारी साहब को रब्ता करने की कोशिश की गई। उनके थ्रू इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी से रब्ता करने की कोशिश की गई और वहाँ पर ये एक रखा गया सामने कि आप नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा ना बने, यानी कि वोटिंग का हिस्सा ना बने, और फिर यहाँ से जरदारी साहब की तरफ से माजरत कर ली गई। अब इस तरह की, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक NRO दिया गया। तो इस किस्म के NRO की खबरें, इस किस्म के NRO के नारे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा लगते रहे हैं। खान साहब जिस जलसे में खड़े होते थे हर वक्त कहा करते थे कि मुझसे NRO मांगा जा रहा है, मैं NRO नहीं दूंगा। तो क्या ये वाली जो खबरें आ रही हैं ये भी उसी तरह की खबरें हैं, उसी तरह की ही ये दावे किए जा रहे हैं कि वाकई इसके अंदर कुछ हकीकत मौजूद है? तो सबसे पहले मुझे ट्रांसमिशन में सीनियर एंकर पर्सन है तलत हुसैन साहब, वही ज्वाइन कर चुके हैं कि उन्हीं की जानिब से ट्वीट किया गया था। अस्सलाम वालेकुम तलत हुसैन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तलत साहब, ये जो आपने ट्वीट किया है इसके बारे में ज़रा बताएंगे, खबरें बताएंगे, क्योंकि लोग इस वक्त बड़े परेशान हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से तरदीद हो रही है, फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से इसकी तस्दीक की जा रही है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो रही हैं। ज़रा इसको प्लीज़ क्लियर कीजिएगा सर। देखिए, मैं तो ट्वीट जो है वो स्पेकुलेशन की बुनियाद पर नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि जो मालूमात हों उन्हीं की बुनियाद पर ट्वीट करूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने इसमें खबरियत को हाईलाइट किया है। खबर यही है मेरे पास कि ये राब्ता किया गया इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक के पीक के ऊपर, और इसमें मलिक रियाज को शामिल किया गया। मलिक रियाज ने आसिफ अली जरदारी से बात की कि अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको वापस ले लिया जाए तो दूसरे मामला के ऊपर बातचीत हो सकती है, और अगर वो वापस नहीं भी लेते तो कम से कम पीपल्स पार्टी जो है इस तहरीक का हिस्सा ना बने और ये तहरीक जो है वो नाकाम हो जाए। इसके ऊपर जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने इनकार कर दिया और वहां पर ये मामला खत्म हो गया। तो ये दोनों तरफ से मैंने कंफर्म किया है। पीपल्स पार्टी के अपने जो इन्फॉर्म जराए हैं जिन्होंने हमसे बात की उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है, और दो और सोर्सेज हैं जिनमें से एक थोड़ा सा कच्चा सोर्स है लेकिन एक पक्का सोर्स है। जिस शख्स को इन्वॉल्व किया गया उसके करीबी जराए ने भी बताया कि ये बातचीत हुई है और आसिफ अली जरदारी को राब्ता किया गया, उनको इंगेज किया गया, लेकिन उन्होंने उसको इनकार कर दिया। और मुझे फ्रैंकली इसमें कोई अनहोनापन लगता नहीं है, क्योंकि ये मामला एस्टैब्लिशमेंट के जाविये से भी उठाया जा चुका है। एस्टैब्लिशमेंट ने भी SPR ने ब्रीफिंग में आपको बताया कि किस तरह इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से उनसे रब्ता किया और कहा कि इस मामले को रफा दफा कराया जाए, और वो भी सब कुछ अदम एतमाद की तहरीक के पीक पर ही हो रहा था। तलत साहब, एग्जैक्टली ये जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के कितने दिन पहले या डेट वगैरह कुछ आप बता सकते हैं कि ये मीटिंग कब हुई है, किस वक्त ये पैगाम रसानी का काम हुआ है? कोई 48 घंटे जो है उसके इर्द गिर्द ये तमाम एक्टिविटी हो रही थी। पहले तो ख्याल ये था कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो नाकाम हो जाएगी, अब खुद लोग जो हैं वो छोड़ जाएंगे। मुनहरिफ अराकीन पर अगर इनकी रिलायंस ज्यादा हुई तो उनको हम रोक लेंगे। जब मुनहरिफ अराकीन पर इनका इंहिसार नजर नहीं आया तो फिर कोशिश ये की गई कि जो इत्तेहादी हैं उनको साथ मिलाया जाए, लेकिन 48-72 घंटे जो है उसके दौरान ये बातचीत हुई और राब्ता किया गया। तलत साहब, यानी कि वो जो 3 ऑप्शंस की, जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं जरा क्वेश्चन भी कर लूँ आपसे साथ साथ। ये जो 3 ऑप्शंस की बात हो रही थी जो ISPR की तरफ से ब्रीफिंग में भी जब प्रेस टॉक की गई तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया, बड़ा वाजे बताया कि 3 ऑप्शन से जो उनके सामने रखे गए और उसमें से उन्होंने कहा कि ये इलेक्शंस की तरफ जाना ज्यादा मुनासिब लगता है। तो जब ये वाली बात नहीं बनी उसके बाद विद इन 48 आवर्स ये वाली मीटिंग हुई है जो कि एक बिजनेस आइकॉन मलिक रियाज साहब के थ्रू ये पैगाम रसानी वाला काम हुआ, यही कह रहे हैं आप? जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। मैं आपको प्रिसाइसली बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास प्रिसाइस मालूमात नहीं है कि हकीकत में ये राब्ता प्रिसाइसली किस दिन हुआ और कैलेंडर की किस डेट पर हुआ।
तो मैं गलत बयान नहीं करूंगा अगर मैं आपको कहूं कि इस दौरान हुआ, लेकिन ये मुझे पता है कि अदम एतमाद की पीठ के ऊपर ये राब्ता किया गया, सीधी मुलाकात भी थी और उसमें इनकार भी मौजूद था, और मेरे ख्याल में इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, ऐसे शवाहिद जो सामने लाए जा सकते हैं जी। और हो सकते हैं आने वाले दिनों में आपको वो शवाहिद। तलत साहब, ये आप इतनी इम्पोर्टेंट बात है, ये कल से आप कह रहे हैं कि आपके पास ऑब्वियसली इन मुलाकात की और इस पैगाम रसानी के शवाहिद भी मौजूद हैं, फिर साथ साथ ये कि आपके पास बड़े कंफर्म रिसोर्सेज से आपको पता चला है। तो सर फिर ये एक रजीम चेंज वाला ये जो एक साजिश हुई है, वो बयानिया कहाँ दफन हो रहा है सर फिर इस बात से कि अगर वही तमाम लोग जो इस रजीम चेंज में, इस साजिश में मुलव्विस थे, वहाँ पर अगर खान साहब पैगाम रसानियाँ कर रहे हो और उनसे कह रहे हो कि आप इस वोटिंग का हिस्सा ना बने, तो सर वो फिर वो दफन नहीं हो गया ये वाला बयानिया था इनका, रजीम चेंज वाला और साजिश वाला? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास वो शवाहिद मौजूद है कि मीटिंग जो है हतमी तौर पर उसके अंदर क्या हुआ। मैंने ये कहा कि मेरे ख्याल में शवाहिद मौजूद है कि मीटिंग हुई, किसी न किसी फॉर्म में ये डॉक्यूमेंटेड है ये मीटिंग, और ये ऐन मुमकिन है कि ये शवाहिद अगले दिनों में सामने आ जाएं। मेरे पास जो खबर है वो मैंने आपको दे दी, जो आपका तजज़िया है वो दुरुस्त है कि उस वक्त कोशिश की जा रही थी। इमरान खान का जो पब्लिक बयानिया था जी, वो उनके प्राइवेट बयानिया से काफी मुख्तलिफ था, और फ्रैंकली इसमें क्योंकि अब माहौल ऐसा बना दिया गया है तो इसमें कोई अनहोनापन नहीं है। अगर किसी हुकूमत के खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक आ रही है तो वो हर तौर उसको डिफीट करने की कोशिश करेगी, वो पब्लिकली भी प्रेशर बिल्ड करेगी, वो अंदर दावपेच भी खेलेगी, अगर पावर पॉलिटिक्स में है तो वो इस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व करेगी, मिडिल पर्सन को भी इन्वॉल्व करेगी। तो ना ही इमरान खान पहले वो सियासतदान होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया होगा कि अदम एतमाद को डिफीट करने के लिए काम करें, और ना ही आखिरी सियासतदान होंगे। अब क्योंकि उन्होंने पब्लिक इमेज अपना ऐसा बना लिया है जी कि मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा इस किस्म की जो भी मालूमात सामने आती है उनमें एक अनहोनापन है, अदरवाइज अदम एतमाद की तहरीक को डिफीट करने के लिए ये काम होते रहते हैं। जी तलत साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आप साथ मौजूद हैं। बस मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इन दो नामों के अलावा कोई तीसरा नाम भी इस मुलाकात का हिस्सा या कोई और भी इन मुलाकातों का जरिया बना है सर? मलिक रियाज, आसिफ अली जरदारी साहब, इमरान खान, कोई और नाम भी है सर इसमें? मेरे पास मालूमात नहीं है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर कोई और नाम भी बीच में हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे आप, सीनियर एंकर पर्सन है नदीम मलिक साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर एहतशाम भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, ये कल रात से गुफ्तगू चल रही है, मोहसिन बेग साहब की तरफ से भी दावा किया गया, वो भी मैं सुनवाती हूँ थोड़ी देर में नाज़रीन को। तलत हुसैन साहब साथ ही मौजूद थे जिनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया। मलिक साहब, आपके पास भी तमाम खबरें होती हैं, मलिक साहब ये क्या हुआ है, कौन सी मीटिंग हुई है, ये पैगाम रसानियाँ हुई हैं? ऑब्वियसली ये एक वो 3 ऑप्शंस वाली बात हुई थी, तो फिर उसके बाद ये तीसरी, ये एक और भी कोशिश क्या खान साहब की तरफ से की गई? अच्छा, थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड में हमें पहले जाना चाहिए, फिर काम समझना आसान हो जाएगा। 27 वाला जलसा, इससे पहले और उसके फ़ौरन बाद, अदम एतमाद की तहरीक से पहले बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही थी जिसमें मुलाकातें पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में जारी थी, कभी आपारा और इस्लामाबाद के दरमियान में, और कभी पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में। एक मौका तो वो था जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मौका था और दोनों जमातों ने जलसे बुलवाए हुए थे। उस वक्त फ्रीकैन को, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, कि मैसेज दिया गया था कि यहाँ पर कोई ऐसा शो नहीं होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की जागनसाई हो या यहाँ मारपीट हो रही हो और उधर से इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ख़राब हो जाए। तो दोनों फ्रीक पीछे हट गए। दोनों ने पहले खैमाजन होने और जलसों बुलाने की बातें की हुई थी, लेकिन दोनों फ्रीक पीछे हट गए। ये पहला मैसेज था जो बड़ा क्लियरली और स्ट्रांगली दिया गया। फिर एक कोशिश वो थी कि ये टकराव वाली कैफियत ना हो। ये पहली कोशिश तो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर थी। दूसरी वाली वो कोशिश थी जो टकराव से बचाने के लिए थी और दरमियानी रास्ता निकालने के लिए थी। इमरान खान के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि 27 को वो खुद से 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ते, पंजाब असम्बली तोड़ते, KP असम्बली तोड़ते और अपनी तमाम नशिस्तों से कौमी असम्बली से थे और वो ख़त लहराते हुए चले जाते। वो ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी। अब वो गाड़ी उनकी छूट चुकी थी, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो लूज़ कर चुके थे। अपोजिशन वालों का ख्याल ये था कि वो अगर 3-4 महीने भी इक़्तिदार में रह गए
तो वो 3 साल 3.5 साल में इमरान खान की हुकूमत के हवाले से वो सारा कुछ निकाल के बाहर ले आएंगे। जैसे इमरान खान उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने तोहफे में दी हुई गाड़ी ले ली, इन्होंने तोहफे में दी हुई हार यूसुफ रज़ा गिलानी ने ले लिया, आसिफ अली जरदारी गाड़ी ले ली, मरियम ने गाड़ी ले ली, तो हम भी ऐसी चीज़ें इसकी बाहर निकालेंगे। ये उनकी बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी थी, उस पर वो डामाडोल नहीं थे। जब इमरान खान की तरफ से अप्रोच किया गया, और हमें अभी तक यही तस्दीक हुई है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को बराह रास्त अप्रोच किया गया, और DGI और आर्मी चीफ दोनों गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन हुई। और DGI SPR का हमारे पास शॉट है, हम उसकी तस्दीक के लिए वो चला भी सकते हैं, हम समा इसके ऊपर पहले रिपोर्ट भी करता रहा। जी वहाँ पे ये 3 ऑप्शन आई कि आप इस्तीफ़ा दे दें, अदम इत्माद फेस कर लें, या ये है कि वो अदम इत्माद वापस ले लें और आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। ये वाली ऑप्शन जो थी, खान साहब ने इसको इंडोर्स किया कि ये वाली ऑप्शन ठीक है। ये डिस्कशन में वहाँ सामने आई थी। तजवीज़ देने वाला कौन था, मैं उसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन ये उसी मीटिंग के अंदर ये चीज़ इवॉल्व हुई कि ये वाली चीज़ खान साहब को काबिल कबूल है, क्योंकि इससे उनको हार नहीं नज़र आएगी कि अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस ले ली, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, मैं इनके कहे पे नहीं जा रहा, अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ। वो अपना अपर हैंड चाहते थे इस सारे मसले के ऊपर। आर्मी चीफ इनका पैगाम लेके प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के ऊपर मिलने गए। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होती है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से इन दोनों लोगों का नाम ले रहा हूँ। जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने दोनों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल ये था कि जितना हमने मोमेंटम बिल्ड किया है, हम अपने लोगों को अब क्या जाके जवाब देंगे कि किसके कहे के ऊपर और किस बुनियाद के ऊपर हमने नो कॉन्फिडेंस वापस ले ली। तो अब हम नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लेंगे। अब ये मामला बहुत आगे जा चुका है। उससे पहले हम खुद कहते थे इलेक्शन करवा दें, तो उस वक्त तो बात सुनते नहीं। तो अब ये क्यों कह रहे हैं इलेक्शन? अब तो हम उन्हीं टर्म्स पे जाएंगे जिसपे हैं अदम इत्माद हो कि हम जीते या हारे, उसके बगैर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ ने आके वो मैसेज वहाँ दे दिया। अब वहाँ पे दूसरी कहानी शुरू होती है। ये कहानी कंट्रोवर्शियल है, ये मेरे लिए अभी तक मैं इसको पूरे से समझ नहीं सका। इसके ऊपर तलत हुसैन ने जो कुछ आपको बताया, बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है तलत, मैं नहीं ख्याल कि उसने सुनी सुनाई कोई बात आगे चलाई होगी। उसने इसको दो राय से यकीनन क्रॉस चेक किया होगा, फिर खबर दी होगी। मोहसिन बेग से कल रात मेरी बात हुई है, एक ट्वीट नजम सेठी ने भी की हुई है, और इसके अलावा भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए हैं। मैं जहाँ से आम तौर पर ये तासुर उभरता है कि उनके पास टेप रिकॉर्ड्स हैं, सबसे पहले तो मैंने वहाँ रब्ता किया कि सबूत क्या है। मैं आपको पूरी अब मिनवान सुनाऊंगा, रोज़ों का महीना, सारी बातें लोगों को सच बतानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। इतला पहली ये है कि वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई कॉल ओरिजिनेट हुई है। ये पहली खबर है जो वो कहते हैं कि हुई है कॉल, और कॉल का रिकॉर्ड भी है। कॉल किसके पास है मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि मुझे आप कॉल सुनवाएंगे तो मैं टीवी पे जाके सुनाऊंगा, चाहे जान चली जाए, फिक्र नहीं है, लेकिन कॉल मुझे सुनने का मौका तो मिलना चाहिए। वो नहीं, मुझे बहरहाल मौका नहीं मिला। लेकिन कहते हैं जी कि कॉल ओरिजिनेट हुई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ओरिजिनेट हुई है। वाया आगे दो हैं। ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, इसका मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकूंगा। एक वाया ये है, क्लेम ये है कि वो कॉल वहाँ से मलिक रियाज को गई। एक क्लेम ये है कि वो हमारे एक यहाँ से 2 घंटे के फासले के ऊपर शहर है, उस रास्ते से होती हुई दुबई तक कॉल गई। ये 2 रास्ते हैं। और फिर वहाँ से जरदारी साहब को मैसेज गया और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। मैंने इसके ऊपर मलिक रियाज को कॉल किया। मलिक रियाज को मैंने कल रात भी कॉल किया, और अभी स्टूडियो में आपके एंटर होने से पहले भी मैंने उनसे 15-20 मिनट, आधा घंटा उनका पूरा सर खाया। वो रिफ्यूज़ करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई कॉल नहीं की। वो कहते हैं कि मेरा उनसे रब्ता मैसेजेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ रहा है, मुख्तलिफ मौके के ऊपर। मैंने जरदारी साहब के साथ मेरी 21 साल की दोस्ती है, उनसे भी मेरी बातचीत होती है रोज़ाना, और कल रात भी कहते हैं उनसे बात हुई है। लेकिन इस मसले के ऊपर वो कहते हैं मैंने कोई रोल नहीं प्ले किया। मैं किस बिना पे रोल प्ले करता, क्योंकि वो तो अदम इत्माद के ऊपर यकीन करके बैठे हुए थे कि हम जीतने वाले हैं। तो मैं उनको कैसे कहता कि भाई तुम अदम इत्माद से पीछे हट जाओ और अपनी हार मान लो। तो वो कहते हैं मेरा तो उससे 21 साल पुराना तल्लक है, मैं तो उसको ख़राब नहीं करना चाहता था, तो मैंने ये नहीं किया। ये उनका डिनाइल है, मैं ऑन एयर जिम्मेदारी के साथ उसको कन्वे कर रहा हूँ। लेकिन ये खबर कहीं से किसी एक जगह से घूम के आई है। अब वो ज़रिया कोई भी हो सकता है। यहाँ से हमारे किसी बाज़ एक लोगों का क्लेम ये था, जिन लोगों ने ख़बर रिपोर्ट की है उनमें से एक का क्लेम ये था कि हो सकता है कि किसी रिटायर्ड आदमी या किसी मतलब जूनियर लेवल किसी ऑफिसर को यूज़ किया गया हो। ये भी हो सकता है कैसे किया गया हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कमांड में कुछ अदारे हैं जहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों को। लेकिन अभी तक मैंने वो ऑडियो क्लिप या कोई वीडियो क्लिप या उसकी एविडेंस अपनी आंखों से नहीं देखी, इसलिए जो कुछ देखा है वो मैंने आपको बयान कर दिया है। ये सूरत हाल है। और तल्लत अगर खबर दे रहा है तो आमतौर पर मैं इस शहर में 2-3 लोगों को क्रेडिबल जर्नलिस्ट मानता हूँ।
फवाद हुसैन तो इसको जर्नलिस्टों की लिस्ट से खारिज करता था, लेकिन तलत मेरे ख्याल में वो एक जर्नलिस्ट है जिसको अगर बच्चों को आपने ट्रेन करना हो ना, तो आपको टीवी के ऊपर एंकरिंग वगैरह कैसे करनी है, तो उस काम के लिए तलत से बेहतर शायद शख्स कोई नहीं होगा। इसकी मदद लेनी चाहिए। पोस्चर कैसे है, पॉज कहाँ करना है, स्ट्रेस कहाँ करना है, तो ये मैं इसको उस कैटेगरी का जर्नलिस्ट मानता हूँ। तो उससे जो खबर है तो मैं उस पर भरोसा करूँगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि आपको वैसे डिनायल मिला है, लेकिन क्योंकि ये खबर दी गई है, गरीदा फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा। कल ट्वीट किया, मोहसिन बेग साहब ने भी इस पर बात की, तलत हुसैन साहब ने भी इस पर बात की। ज़रा इसकी कड़ियाँ तो मिलाइए, ये खबर आई कहाँ से है, ये किस वक्त हुआ है, ये उस 3 ऑप्शंस के बाद के जो 20-25 घंटे थे, 48 घंटे थे, उस दौरान में ये कोई राब्ता करने की कोशिश की गई है? देखिए, खबर कहाँ से आई है सोच तो सहाफ़ी अपने कभी भी नहीं बताता, और जाहिर है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि खबर कहाँ से आई है, लेकिन ये चीज मैं आपसे जरूर शेयर कर सकती हूँ कि खबर बिल्कुल मुसद्दिका है। और मैंने मल्टीपल जराए से, ये मैं कम से कम आपको बता सकती हूँ कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जराए से भी इस बात की तस्दीक करवाई है, और जिस पार्टी की तरफ से, जिस फरीक की तरफ से कॉल की गई, वहाँ के इंतहाई करीबी जराए, या आप ये कह सकें कि हॉर्सेज माउथ, वहां से भी तस्दीक हुई है। तो इन सब चीजों की तस्दीक करने के बाद ही कल मैंने ट्वीट किया था। खबर मेरे पास कल पहले आ चुकी थी, लेकिन जाहिर है चूंकि एक जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ी खबर है और इसके इम्प्लीकेशन भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, इससे मुख्तलिफ पार्टीज इन्वॉल्व है। तो मैंने पहले सब लोगों से बात करने की कोशिश की, राब्ता ज़ाहिर जरा देर से हुआ। तो जब मुझे तस्दीक हो गई मल्टीपल जराए से कि ये खबर बिल्कुल सच्ची है, और ये राब्ता एक दफा नहीं हुआ, सही 1 से ज़ायद बार राब्ता हुआ है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बल्कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को। और ये वाला जो राब्ता है, ये 27 मार्च के जलसे से पहले भी हुआ है और उसके बाद भी हुआ है। अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि 27 मार्च का जो जलसा है, उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक मुबैना खत लहरा के दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये धमकी आई है, और वो उस खत की आज तक तमाम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अब अगर तो कोई साजिश थी, अगर तो कोई गैर मुल्की साजिश थी, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए तो तरीकाकार कुछ और होना चाहिए था। उसको काउंटर करने का तरीका ये तो नहीं होना चाहिए था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रहे हैं या साबिक सदर आसिफ जरदारी से राब्ता कर रहे हैं, और उनको पता है कि इस राब्ते में कौन सा शख्स इंतहाई मुआविन साबित हो सकता है, और उस शख्स के साथ जो साबिका हुकूमत की नवाजिशात रही हैं, जो इनायात रही हैं, एक बहुत बड़ा केस बरतानिया से कितने मिलियन पाउंड का, वो सब आपके सामने है। शहजाद अकबर साहब ने उसमें क्या किरदार अदा किया, उन सब। और ये तो एक वो चीज है जो कि मंजर आम पे आई। इसके अलावा बहुत सी और नवाजिशात और इनायात हैं और मेहरबानियां हैं, और बहुत से करम फरमाओं की जो है और हेल्प आउट्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने बेहतर समझा होगा कि वो अगर मलिक रियाज साहब को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जिनका जरदारी साहब से भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, खासतौर पर सिंध के हवाले से, तो इमरान खान साहब को लगा कि यहाँ पर जो है मेरी जो मैं चाह रहा हूँ वो पूरा हो जाएगा। अच्छा गरीदा, ये मलिक रियाज साहब की जो आप बात कर रहे हैं ना, तो मलिक साहब अभी बता रहे थे, नदीम मलिक साहब, वो कह रहे हैं कि मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन क्योंकि आपके पास भी खबर है और तलत हुसैन साहब के पास भी खबर है, मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि इमरान खान साहब के दौर में ये सब कुछ हमने बहुत देखा है ना, इल्ज़ाम तराशियाँ, NRO की बातें, जब जलसे कर रहे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जब इनफैक्ट कहीं मुल्क से बाहर जाके भी बात कर रहे हैं, तो इसी तरह के अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहते थे, और आज तक उन चीज़ों के सबूत नहीं पेश कर सकें। तो मैं जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि ये वाली भी जो इत्तलात हैं, ये वाली भी जो खबरें हैं, इसके ठोस शवाहिद वगैरह मौजूद हैं, या ये भी इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है, इस किस्म की खबरें ये स्पेकुलेशन पे है? अच्छा, इससे मैं चाहूंगी किरण कि आप किन इल्जामात की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी। नदीम मलिक साहब मेरे सीनियर हैं, हम सबके सीनियर हैं, और इनकी खबरें जो है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बड़ी दबंग होती हैं। इनकी डेफिनेटली बात हुई है मलिक रियाज साहब से, जैसा कि आप बता रही हैं, और वहाँ से डिनायल आया है, तो मैं मुकम्मल एहतराम करती हूँ। लेकिन मैंने भी आपसे गुजारिश की कि जिस पार्टी की तरफ से कॉल्स हुई हैं, वहाँ के इंतहाई करीबी जराये से मेरी गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने कहा कि हाँ जी हमें कॉल करने का कहा गया, और ये कॉल्स हुई हैं, और वहीं से मुझे पता चला कि ये 1 से ज़ायद बार कॉल्स हुई हैं।
आप किन इल्जामात के बारे में किरण नाज साहिबा जानना चाह रही हैं, किन के बारे में बात कर रही हैं? जिस किस्म के इल्जामात इमरान खान की तरफ से मुसलसल लगाए जाते रहे हैं, जिस तरह की वो एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, जब खड़े होते थे स्टेजेस पर तब बोलते थे कि जरदारी साहब मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, नवाज शरीफ साहब मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन आज तक उसको साबित नहीं कर सके ना कि कौन से एनआरओ मांग रहे हैं। तो मैं उसी हवाले से आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये उसी तरह की खबरें तो नहीं है कि अब ये वाली एनआरओ की बातें हो रही हैं कि जी जरदारी साहब से एनआरओ मांगने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी चीजें ऐसी होती है, बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद खुल के सामने आ जाते हैं। ये खबर तो बहुत जल्द खुल के सामने आ गई है। अब इसमें एनआरओ किस तरह से मांगा गया, उसकी क्या तफसीलात है, ये आपको खुल के बहुत अरसे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। हो सकता है वो चंद महीने लग जाएं, हो सकता है चंद साल लग जाएं, लेकिन आपको पता जरूर चल जाएगा कि इस सारी की तफसीलात, इस कॉल में क्या क्या बातें हुई थी और कौन कौन शामिल था इस कॉल में, कौन कौन विटनेसेस हैं इस कॉल के, ये सब चीजें आपको खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इल्जाम लगाते रहे हैं, वो भी कहते रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि वो मुराद सईद साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमारे पास सबूत है इस एनआरओ के। तो बेहतर होगा कि वो भी अपने सबूत ले आए कि उनसे जो साबिक ऑपोजिशन थी, जो आज हुकूमत में है, उसने क्या एनआरओ मांगा। लेकिन ये जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से आसिफ अली जरदारी से रब्ता किया गया था, ये इंतहाई 100% बल्कि 200% मुसद्दिका खबर है। बिल्कुल खरीदा, और इसकी ना कड़ियां भी मिलती हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसकी कड़ियां भी मिलती हैं जी, क्योंकि उससे पहले डीजी आईएसपीआर भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि खान साहब की तरफ से कोशिश की गई थी, 3 ऑप्शंस रखे गए थे और फिर 3 ऑप्शंस में से एक इलेक्शंस के बारे में उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर वो मामला हो नहीं पाया। तो बिल्कुल कड़ियां तो कहीं ना कहीं चीज़ों की मिल रही हैं। गरीदा फारूकी साथ मौजूद थी, थैंक यू वेरी मच आपका। एहतशाम, सारी सिचुएशन देखकर क्या लग रहा है, खान साहब की तरफ से कोशिश की जाती रही है? क्योंकि एक जो हमने मोमेंटम देखा, ऐसा हो सकता था कि ग्रेसफुली खान साहब जा सकते थे, उनके पीछे इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा अवाम की सपोर्ट उनके पास मौजूद है, तो वो इलेक्शंस में जाकर वापस आ सकते थे। लेकिन जिस तरह से हम रात के 2 बजे तक बैठे रहे हैं, जिस तरह से वो सारी चीज़ें होती रही हैं, एंड देन फिर उसके बाद खान साहब ने इख्तिदार छोड़ा है, तो ये वाली सारी चीज़ें लगता है कि यकीनन इस तरह की कोशिश कोई ना कोई होती रही होगी या की गई होगी, जिसकी अब आहिस्ता आहिस्ता इत्तलात सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई कोशिश की भी गई है तो उसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि देखिए ना, अगर एक तरफ यूनाइटेड ऑपोजिशन हो सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, जो अज़ल से एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हराने के लिए, तो इमरान खान साहब भी कोशिश कर सकते हैं, मुलाकात करने की भी कोशिश कर सकते हैं, बात करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और इस वजह से भी इतनी अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान को हमने देखा कि उन्होंने परवेज़ इलाही के साथ भी निगोशिएट करने की कोशिश की। मैंने तो एक तनकीद ये की थी इमरान खान साहब पे कि वो पावर पॉलिटिक्स का वही हिस्सा बन रहे हैं जिसके ऊपर वो तनकीद करते हैं, और MQM को साथ रखने की कोशिश की गई। तो जहां बाकी जितने भी पॉलिटिकल टैक्टिक्स थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए, तो ये भी मुमकिन है कि उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की आसिफ अली जरदारी साहब से, जिस भी रेफरेंस के थ्रू जिसका जिक्र हो रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप ये खबर दे रही थी, बात कर रही थी इसके ऊपर, मैं सोच रहा था कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही सवाल आपने तलत साहब से भी पूछा कि किस टाइम पे ये रब्ता किया गया। तो अगर तो ये बात दुरुस्त है कि रब्ता तहरीक अदम एतमाद के आने से 48 घंटे पहले के टाइम फ्रेम में किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को वाज़ह तौर पर यह पता चल गया था कि तहरीक अदम एतमाद अब दाखिल होने वाली है, माहौल बन चुका है, ऑपोजिशन यूनाइट हो चुकी है, इत्तेहादी निकल चुके हैं, अरकान मुनहरिफ हो चुके हैं, तो अब मुझे कुछ करना चाहिए। और ये उसी चीज़ को इंडोर्स करता है जो बड़े अरसे से हम आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत गुस्सा भी चढ़ता है और हमें मुख्तलिफ अलकाबात से भी नवाजा चाहता है कि जी बैरूनी साजिश नहीं हुई है, ये जो रजीम चेंज है इसके जो डायनेमिक्स हैं वो लोकल हैं, इसके मुहर्रकात, इसकी वजूहात, इसके डायनेमिक्स लोकल हैं, और वो यही हैं कि आप सियासी तौर पे कमज़ोर हो गए थे, आपके अपने अरकान मुनहरिफ हो चुके थे, आपके इत्तेहादी आपका साथ छोड़ चुके थे, 3.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो आपका एक पिच कायम था वो फट चुका था। अब जबकि अगर 48 घंटों में आप ये राब्ते कर रहे थे, आसिफ अली जरदारी जैसी शख्सियत के साथ कर रहे थे, जिनके हवाले से आप जलसों में तकरीर में कहते रहे कि मेरी
बंदूक की नोक पे पहले नंबर पे आसिफ अली जरदारी है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके से अपनी हुकूमत या अपनी वजारत उज़्मा को बचाना चाहते थे ना, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम करना चाहते थे। तो इवेंचुअली फिर वो बैरूनी साजिश वाला कार्ड सामने आया। और मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप कहते थे खत जाली है। भाई मैंने कभी ये नहीं कहा कि मरासला जाली है, मैंने ये कहा था कि जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि खत बाहर के किसी मुल्क ने पाकिस्तान को डायरेक्टली लिखकर धमकी भेजी है, ये बात जाली है। ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन एम्बेसडर ने कुछ लिख के भेजा हो कि ये हो जाएगा अगर आप ये करेंगे, नहीं, वो आपके अपने एम्बेसडर ने अपनी असेसमेंट भेजी, मुरासला भेजा, वो जाली नहीं है। अब उसमें कितनी हकीकत है, कितनी साजिश है, कितनी मुदाखलत है, वो एक अलहदा सवाल है और उसके ऊपर DGISPR भी बड़ा कैटेगोरिकली बता चुके हैं कि जो जबान इस्तेमाल की गई है, ऑब्वियसली जो जबान इस्तेमाल की गई है वो मुदाखलत के मुतरादिफ है, लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है वो उसके तो आज तक नहीं मिलते। एक छोटा सा ब्रेक की कॉल मुझे दी जाती हूँ, तो फिर वापस आके एक तो खान साहब जिस तरह से आजकल सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हो रही है और जो उनके आसपास के लोग मौजूद होते हैं उनका जो अमल होता है उस पर मैंने बात करनी है। और मिफ्ता इस्माइल साहब वो IMF के पास गए थे, तो वो क्या करके आए, ज़रा इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। बैक वंस अगेन जी, गुफ्तगू हमारी चल रही है कि इमरान खान साहब ने क्या जरदारी साहब से रब्ता करने की कोशिश की है या नहीं की है वाया मलिक रियाज साहब। तो फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने दावा किया है इस पर, और लतीफ़ खोसा साहब ने दावा किया है। ज़रा दोनों की गुफ्तगू सुन लें, फिर बात करते हैं वापस आकर। इमरान को जब पता चला कि वो गेम हार चुका है तो उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी और बिलावल साहब से रब्ते की कोशिश की कि आप शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म न बनाएं, मेरे खिलाफ केसेस न करें, मैं जल्दी इलेक्शन भी करा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। लेकिन उस वक्त हमने कहा कि हमारे इत्तेहाद हो चुके हैं, हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, और हमने एब्सोल्यूट नॉट उनको कहा था। एक दफा नहीं कई दफा उन्होंने रब्ते की कोशिश की। जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही थी उस दिन भी उन्होंने रब्ते की कोशिश की, लेकिन हमने उनको एब्सोल्यूट नॉट कहा। हमने कहा कि हम आपको एनआरओ नहीं दे सकते। खुद एनआरओ मांगने कौन किया था और लोगों को एनआरओ देगा जिसको खुद एनआरओ नहीं मिला। जरदारी साहब ने भी अपनी स्पीच में प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि मैं हर शख्स के साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन -1 एक शख्स के साथ हम नहीं बैठेंगे जिसका नाम है इमरान खान नियाज़ी। जो इन्होंने जहर उगला, आपके बाद आपका क्या ख्याल है कि उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती थी कि इनसे कोई बात की जाए चोर डाकू कहने से, और सबसे बड़ी बीमारी कहने के बाद आपका ख्याल है कि इनके साथ रब्ता हो सकता था, मुमकिन भी था? किसने आपको गलत फहमी ये दिलाई है कि हमारे साथ कोई रब्ता हुआ था? ना मुमकिन था और ना ही हम कभी रब्ता करके या किसी की डिक्टेशन लेते हैं। वो इस खब्त में मुब्तला है कि रोजाना नई खबरें बैठ के घर पे बनानी है, तो उनको इस खब्त वो ये खब्त अपना जारी रखें, इस पर हम क्या कर सकते। बस ये रिएक्शन है, वो अपने घर पे बैठ के खबरें बनाते रहे। फवाद चौधरी साहब इसे डिनाई कर रहे हैं, इनफैक्ट लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से भी इसी तरह का डिनायल ही था, और फिर फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं कि बिल्कुल जी, और कुछ कड़ियाँ इस तरह की मिल रही हैं कि आया ऐसा हो सकता है। मलिक साहब कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के कामयाब हो जाने के बाद, और उसके बाद आपने जो बॉडी लैंग्वेज खान साहब की देखी होगी और उनकी टीम की देखी होगी, इसमें कोई शक नहीं है सर। ट्विटर स्पेस पर आए, रिकॉर्ड कायम किया, आवाम सुनना चाहती है उनको। लाहौर का जलसा, कराची का जलसा, पेशावर का जलसा, उससे पहले इस्लामाबाद का जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त का जलसा, लेकिन कल जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, और न सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बल्कि जिस तरह का कुछ एक दो सहाफ़ियों के साथ जो रवैया रखा गया, स्पेशली ऑन शराजी के साथ, उनकी जानिब से बताया गया शहबाज गिल साहब गले भी दबा रहे हैं, धक्के भी दे रहे हैं। सर ये क्या तरीका है, ये किस किस्म का, आप किस तरह देख रहे हैं मलिक साहब इन सारी चीज़ों को? प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मिस्टेक्स की हैं और उन मिस्टेक्स की उनको आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं कई दफ़ा ऑन एयर कहता हूँ तो अपोजिशन पार्टीज़ शोर करती थी कि प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास एविडेंस नहीं है कि मैं कहूँ कि वो पैसे खा रहे हैं, तो मैं अभी भी वो बयान दोहराता हूँ कि मेरे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन दो इश्यूज़ ऐसे सामने आ गए हैं जो बड़े खुले वाज़े अंदाज में ये ज़ाहिर करते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस एक होती है और कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आपने मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं। उसमें सर फहरिस्त केस तोशा खाना का है।
तोशा खाना के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जलसों में खड़े होकर कहते थे कि वो इसराइली वज़ीर आज़म से तहकीकात हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी चोर था, हार घर के ले गया, वो मरियम को गाड़ियाँ तोहफे में आ रही थी। तो खुद जब 58 तहाइफ वो ले गए तो उस वक्त उनको ये ख्याल क्यों नहीं आया? तो वो उनका अपना एक मॉरल स्टैंडर्ड जो उन्होंने तय किया हुआ था, एक यहाँ सेट कर दिया था ना, पेडेस्टल बहुत ऊपर ले गए थे, उससे वो नीचे गिर गए। दूसरी बड़ी एम्बेरसमेंट जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर आपने वो एक नाम बार बार सुना होगा, फराह खान। जी, फराह खान एक मिस्ट्री है मेरे लिए, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। मैं उस खातून को पर्सनली मलिक साहब सॉरी, मेरे पास कुछ इस तरह की इत्तलात भी आई हैं कि जो फराह गुज्जर साहिबा शिफ्ट हुई हैं ना, ये उन्हीं के ही तैयारे में शिफ्ट हुई हैं और आई थिंक उनकी बेटी के घर पे ही मौजूद हैं आजकल। उनकी बेटी के घर पे मुझे नहीं मालूम, मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकता, मेरी इतनी वाकफियत नहीं है फराह खान के ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि फराह खान का एपिसोड प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरस करेगा। जो चीज़ें, जो इंफॉर्मेशन हमें अभी तक इब्तदाई इतलात पंजाब हुकूमत के हवाले से, वो जो नो कॉन्फिडेंस पंजाब के अंदर चल रही है, उस मूव के दौरान परवेज़ इलाही का किसी के घर लाहौर जाना, रईस मुनीर, मैं उनका नाम लेता हूँ बार बार, उनके साथ किसी के घर जाना, मदद हासिल करने की कोशिश करना, वहाँ से इनकार होना, फिर इस्लामाबाद की तरफ आना, फिर पंजाब के अंदर बाज़ तैनातियों के ऊपर उनका बराह रास्त नाम और जिक्र आना, ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो कुछ बायस शर्मिंदगी बनेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो वेल डॉक्यूमेंटेड, वेल ट्रांसक्रिप्टेड है और उसके ऊपर डिटेल्स ऐसी हैं कि वो इंक्रिमिनेट, वो एक होती ना एविडेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर आप दूसरे को बराह रास्त साबित कर सकते हैं कि भाई आप तो शरीके जुर्म है, आप अगर पता नहीं था तो आप सोए हुए थे। तो ये वाली इस तरह की सूरत हाल नजर आती है जो मुझे लगता है इनको परेशान करेगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब लास्ट कमेंट कर दीजिए। एहतशाम, मुझे कॉल दी जा रही है क्लोज करने के लिए। बस वो जो आपका सवाल था, मैं उसी के ऊपर लास्ट कमेंट करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बंदूक की नोक पे या नशिस्त पे जो खान साहब ने किया था, आजकल आप भी हैं, नदीम मलिक साहब भी हैं, मैं भी हूँ, तो ज़रा सोच समझ के, और ख़ास तौर पे इनके जो टाइगर्स हैं उनकी बंदूक की नशिस्त पे, तो लेकिन हमें जो सही लगता है हम वो कहेंगे, और ये है जी जहाँ पर आप सही होंगे वहाँ पे आपके हक में भी बात करेंगे, बस इतना ही है मैसेज। बहुत शुक्रिया एहतशाम, आपका भी बेहद शुक्रिया जी। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल प्रोग्राम 7 से 8 के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।